अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और फॉलोअर्स और मेरे बहन भाइयों। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। जो बहन भाई क्रिसमस मनाते हैं उनके लिए हैप्पी क्रिसमस। और आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। असल में कुछ वर्चुअल असिस्टेंट के सेशंस चल रहे थे, उसमें बिजी रहा। कुछ ऑफिस के मसरूफियत थी, उसमें रहा बिजी, इसलिए काफ़ी दिनों से ऑनलाइन नहीं आ सका। लेकिन मैंने सोचा कि एक सेशन होना चाहिए बिफोर द एंड ऑफ 2020, तो इसलिए 31 ऑफ दिसंबर को मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें एक नई ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। और वो फॉरेक्स से रिलेटेड होगी। काफ़ी लोग जो है मुझे फॉलो करते हैं इसके ऊपर, फॉरेक्स के ऊपर, और बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट भी थी कि भाई फॉरेक्स पे भी कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको स्टार्ट किया जाए। और हम लोग जो है इसमें पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको बेसिक्स से समझाया जाएगा कि फॉरेक्स में क्यों काम करना चाहिए और आप कैसे पैसे बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर। और सिर्फ इसमें एक ही चीज होगी फॉरेक्स में काम करने के लिए, वो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज पेशेंस। जितनी ज्यादा आपके पास पेशेंस होगी, जितना ज्यादा आपके पास सब्र होगा, उतने ज्यादा आप पैसे इस बिजनेस में बना सकते हैं। सेम इज द केस विद अमेजोन। जैसे हमने अमेजोन की ट्रेनिंग्स ऑलरेडी आप लोगों को दी हुई हैं, कुछ लोग बीए की ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग की कर रहे हैं। तो इसी तरह आप फॉरेक्स को भी हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया है। और इसमें हम लोग बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज देंगे। जैसे हम एक वीआईपी चैनल खोलेंगे जिसमें हम स्पेशल सिग्नल्स दिए जाएंगे आपको ऑन अ डेली बेसिस। और उसके अलावा जो है आपको रिव्यूज दिए जाएंगे कि ट्रेंड्स, मार्केट के ट्रेंड कैसे चल रहे हैं। और आप हमें हमारी जो ट्रेड्स होंगे उनको कॉपी भी कर सकेंगे। तो एक सिस्टम ये होगा। एक सिस्टम हम लोग ऐसा बनाएंगे जिसमें हम ए टू जी ट्रेनिंग करेंगे आपकी, और जिसमें आपको ए से लेके जेड तक हर चीज समझ आएगी। फॉरेक्स में कैसे काम करना है, कैसे रिस्क लेना है, कैसे रिस्क को मैनेज करना है, कितने लिमिटेड जो है अगर आपके पास रिसोर्सेज उसको मैक्सिमम कैसे लेके जाना है। तो उसी सिलसिले में हम लोग जो हैं आज आपके साथ फॉरेक्स से रिलेटेड एक मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। और आप स्क्रीन देख सकेंगे। और अब आपको इसमें जो है पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा कि व्हाट इज फॉरेक्स, और फॉरेक्स में काम करने से आप कितने पैसे बना सकते हैं, और किस लेवल तक आप जो हैं अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं घर बैठे हुए। द गुड न्यूज इज के आप घर बैठे हुए कर सकते हैं। आप जॉब करते हैं तो कर सकते हैं, आप बिजनेस करते हैं तो कर सकते हैं, हाउस वाइफ हैं तो कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वही बात मैं शुरू से कह रहा हूँ। और वी आर कॉमर्स भी आपको हमेशा यही बताता रहता है कि लर्निंग से ही अर्निंग होगी। जब तक लर्निंग नहीं की जाएगी, अर्निंग नहीं होगी। तो बेसिक्स को समझिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए डेमो अकाउंट्स के ऊपर, और उसको फिर फर्दर जो है आप रियल टाइम अपने जो है अकाउंट्स उसमें आप इम्प्लीमेंट करें। और उसको जो है आगे लेके चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो आज जो है मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू देने वाला हूं अबाउट व्हाट इज फॉरेक्स। तो फॉरेक्स क्या होता है, हम इसके बारे में बहुत पढ़ते हैं। आम जबान में एक ऐसी मंडी है, या एक ऐसी बाजार है, एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे बाय और सेल होती है कमोडिटीज, करेंसीज और मेटल्स और डिफरेंट डिफरेंट जो कीमती चीजें हैं वो बाय एंड सेल की जाती हैं उस मंडी। एक आम ऐसी इंटरनेशनल मंडी है। एक जमाने में जो था ये एक लिमिटेड जगह तक महदूद था, लेकिन अब पूरी दुनिया जो है वो इससे कनेक्ट हो सकती है। और आप चाहे पाकिस्तान में, चाहे इंडिया में, चाहे यूएई में, चाहे जीसीसी में, चाहे यूरोप में, कनाडा, यूएस, कहीं पे भी हैं, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू एन ऐप। और इसके लिए आपको एक ब्रोकर अकाउंट चाहिए होता है। हमारे ब्रोकर अकाउंट्स जो हैं मैंने कुछ रेफरल दिए हुए हैं नीचे, आप उनसे कनेक्ट करके आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स हासिल होंगे ऑक्टाफिक्स के थ्रू, और आपको 50% तक आपको बेनिफिट मिलेगा जो भी आप उसमें पुट इन करेंगे। इसके अलावा आईसी मार्केट्स भी एक अच्छी जो है ट्रेड ब्रोकर्स हैं, उसका भी जो है मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा नीचे ही। और बाकी जो है आप आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे मेरे साथ काम करते रहेंगे, मैं आपको पूरी इसके ऊपर ट्रेनिंग्स देता रहूंगा।
तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक व्हाट इज फॉरेक्स, और फॉरेक्स ही क्यों मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि फॉरेक्स एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आप अगर टेक्निकल थोड़े से अच्छे हैं और टेक्निकली नॉलेज है आपको, तो आप बहुत पैसे बना सकते हैं। और अगर थोड़ा सा सिस्टम को समझ लिया आपने, तो इट्स जस्ट द सेम थिंग। जैसे अमेजोन को आप लोगों को समझ आ गया, इसी तरह आपको ये भी समझ आना शुरू हो जाएगा। तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, आप सब लोग इसको लर्न कर सकते हैं। मैंने भी इसको लर्न किया और मैं कुछ 1-1.5 साल से इसको कर भी रहा हूँ। तो इट्स गुड, अच्छी जो है ये इनकम जनरेट कर लेती है मेरे लिए। तो इसीलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो व्हाट इज फॉरेक्स या एफएक्स जो है इसको कहा जाता है, तो क्या है, अब उसी के ऊपर हम लोग थोड़ा आपको जो है इंफॉर्मेशन दूंगा और आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा और उसके ऊपर समझाता जाऊंगा। सो व्हाट इज फॉरेक्स या एफएक्स? द फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट इज एन इंटरनेशनल डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि किसी के कंट्रोल में नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट whereby one currency is exchanged, यानी एक करेंसी जो है वो एक्सचेंज की जाती है फॉर अनदर। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आप यूएई में मैं रहता हूं, तो मैं जब पाकिस्तान जाता हूं तो मुझे करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ता है, तो मैं करेंसी को एक्सचेंज करता हूं। तो एक रेट होता है जो जो प्रदेश में रहने वाले लोग हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाता है कि जो हम लोग एक्सचेंज रेट हमें मिलता है ये एक स्टैंडर्ड रेट होता है और ये फ्लक्चुएट करता रहता है दिन ब दिन। कभी एक जमाने में जो था, अगर आप बैक थोड़ा चले जाएं, तो पाकिस्तान की करेंसी जो थी वो स्ट्रांग थी, अभी जो है वो डाउन है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रिजर्व्स जो होते हैं सेंट्रल बैंक के पास, उसके मुताबिक जो है, और उसके हिसाब से जो है करेंसी की मूवमेंट होती है, करेंसी की प्राइस या इक्वलाइजेशन जो है वो डिसाइड की जाती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो फॉरेक्स जो मार्केट है वो सबसे बड़ी मार्केट है, मोस्ट लिक्विड मार्केट इन द वर्ल्ड है, बहुत लिक्विडेड मार्केट है, विद एवरेज ट्रेडेड वैल्यूज, यानी कि एवरेज जो ट्रेड होती है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है पर डे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पर डे में होती है। और इसमें सारी दुनिया के अप्रोक्सीमेटली करेंसीज जो हैं उनके ऊपर ट्रेड की जाती है। तो इसके अंदर आप डिफरेंट करेंसीज जो है, इंटरनेशनल करेंसीज हैं, उनके ऊपर ट्रेड होती है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। So next point is the foreign exchange market is often referred to as forex, yeah, FX, yes, spot FX or plainly spot. So forex आपने नाम सुना होगा कि forex market की मंदी है, ये अच्छा है, ये आपने न्यूज़ में ज़्यादा सुनते हैं, CNN, BBC या इवन अपने पाकिस्तान इंडियन न्यूज़ में भी आप सुनते होंगे। तो इसी तरह हिस्टोरिकली ओनली लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या कॉर्पोरेशंस हैं, ये सेंट्रल बैंक्स हैं, ये हेज फंड्स हैं, एंड एक्सट्रीमली वेल्दी इंडिविजुअल्स हैड द रिसोर्सेज टू पार्टिसिपेट इन द फॉरेक्स। पुराने जमाने में क्या होता था जी, सिर्फ अमीर लोग जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, ये सेंट्रल बैंक्स हैं, वो इसमें पार्ट लेते थे। लेकिन नाउ क्योंकि इसकी पॉपुलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हर बंदे को इसमें पैसे कमाने का समझ आनी शुरू हो गई, तो आम आदमी, और थैंक्स टू आई वुड से इंटरनेट, और इंटरनेट की वजह से जो है बहुत सारे लोग, और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं, अब इन्वेस्टर्स का जो है ये है इजी हो गया है, पॉसिबल हो गया कि आप घर बैठे हुए आप यूएस मार्केट में या ऑस्ट्रेलियन मार्केट में या जापानीज मार्केट में या ब्रिटिश मार्केट के अंदर आप करेंसीज को बाय सेल कर सकते हैं, या आप मेटल्स को कर सकते हैं या कमोडिटीज को कर सकते हैं, जो भी आपने एक सिर्फ क्लिक्स के ऊपर, 2-3 क्लिक्स के ऊपर आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप घर बैठे हुए अपने लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है उससे भी कर सकते हैं। जो फैक्टर्स जो कौन कौन से हैं, वो 2-3 चीजें हैं उसके अंदर, वो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात कर लूंगा। द फैक्टर्स दैट विल इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द करेंसीज, क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करती हैं वैल्यू ऑफ करेंसीज को, टू इंक्रीज और डिक्रीज, जो ज्यादा बढ़ाने के लिए, कम होने के लिए। वो क्या होता है? सप्लाई और डिमांड। अगर आप लोगों को सप्लाई और डिमांड की समझ आ गई, तो उसके मुताबिक जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है आपको फॉरेक्स की समझ आ जाएगी। सप्लाई और डिमांड क्या होता है? सप्लाई का मतलब होता है कि कितने नोट जो हैं वो प्रिंट किए गए हैं, डिमांड कितनी थी उतनी डिमांड है। यानी डिमांड का मतलब क्या होता है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और अगर सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी। अगर सप्लाई ज्यादा होगी और उसकी डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइस नीचे गिरती जाएगी। तो दैट्स हाउ इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़े हुए हैं हम सब लोगों ने, कि आप कैसे डिमांड कर्व क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है। तो इट्स समथिंग रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स, बट एक आम आदमी को, और मैं समझता हूँ कि हर बच्चे को फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं पढ़ाया जाता और कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। हाउ टू मैनेज मनी, हाउ टू मैनेज, हाउ टू इन्वेस्ट, ये चीजें बहुत जरूरी हैं।
और मैं समझता हूँ कि बच्चों को, हर बच्चे को ये इसका नो हाउ होना चाहिए, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने बच्चों को भी जरूर दिखाइए। मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपसे ट्रेनिंग करूंगा इसके ऊपर, ताकि उनको पता हो कि भाई क्या बात हो रही है। ठीक है। ज्यादातर वजूहात क्या होती है हमारी गुमराही की, वो सिर्फ ये होता है कि हमारे पास नॉलेज नहीं होता। जब नॉलेज होता है तो हर चीज आसान लगनी शुरू होती है। एग्जाम्पल आपको दूंगा कि जब आप मैट्रिक में होते हैं तो आप लोग, या हाई स्कूल में होते हैं तो आपको बड़ी डिफिकल्ट लग रही होती है चीजें, लेकिन जैसे जैसे आप जिंदगी के अंदर आगे जाते हो तो आप समझते हैं यार इट वाज वेरी इजी। वो इसलिए क्योंकि आप एक्सपीरियंस करते जाते हो, और आपको आपका जो सोचने समझने की सलाहियत है वो आगे चली जाती है। तो बच्चों में ये जरूर डाला करें हाउ टू मैनेज फाइनेंशियल। सो एक जमाने में क्या होता था, 1876 से पहले पहले जो था, गोल्ड का स्टैंडर्ड मॉनेटरी सिस्टम था, कि गोल्ड को समझा जाता था कि गोल्ड की इवज में हर चीज होती है। जैसे बार्टर ट्रेडिंग कहते थे एक जमाने में, बार्टर ट्रेडिंग पीछे जमाने चले जाए, कोई करेंसी तो कोई ना कोई चाहिए थी, तो एक जमाने में गोल्ड की शर्फियां होती थी, सिल्वर की होती थी, फिर होते 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 चेंज करते करते फिर वो सिक्कों में आ गई। तो आपको इसके बारे में मुझे वो नहीं पढ़ाने, हिस्ट्री ऑफ करेंसी वो नहीं मुझे आपको पढ़ानी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि गोल्ड को जो है उन्होंने मेन जो है वो स्टैंडर्ड रख दिया कि भाई जितनी भी दुनिया की जो पेमेंट्स होंगे, सिस्टम होंगे, वो गोल्ड के एवज में होंगे। जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा उसकी इतनी वो स्ट्रांग होगी। एग्जाम्पल, तो 1876 में ये गोल्ड स्टैंडर्ड मॉनेटरी सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट किया गया। Before the gold standard was created, countries would commonly used gold and silver as method of international payment. तो international payment करने के लिए आपको गोल्ड और सिल्वर के थ्रू पेमेंट्स करनी पड़ती थी। तो कोई एक स्टैंडर्ड करेंसी नहीं थी, जैसे आजकल के जमाने में यूएस डॉलर में होती है। So a country that uses the gold standard sets a fixed price of gold and buys and sells gold at that price. तो उसने एक फिक्स प्राइस रख दी और उसके मुताबिक वो बाय और सेल करता था गोल्ड। That fixed price is used to determine the value of the currency. वो जो फिक्स प्राइस थी वो वैल्यू को डिटरमाइन करती थी, वो पता चलता था कि भाई अच्छा इसकी ये वैल्यू है। ठीक है जी। एग्जाम्पल, इन द ईरा ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम बिफोर वर्ल्ड वॉर वन से पहले एक डॉलर जो था वो 1/20 ऊज के मुताबिक था। दैट टू बी वेरी मोर प्रिसाइज, 1 ऊज इक्वल्स टू $20, यानी एक ऊज ऑफ गोल्ड वाज $20 के इक्विवेलेंट, $20.67 के इक्विवेलेंट था। सो 1931 के अंदर क्या हुआ जी, 1931 में ब्रिटेन ने जब ये वर्ल्ड वॉर वाला सिस्टम स्टार्ट होने वाला था, तो उसके बाद जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने क्या किया कि 1931 के अंदर उन्होंने स्टॉप कर दिया कि गोल्ड हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। और फिर यूएस ने भी 1971 में डिक्सन जो थे उनके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो है 1971 में इसको अबेंडन कर दिया सिस्टम को, कि भाई गोल्ड जो है उसके मुताबिक अब आगे ट्रेड नहीं होगी। गोल्ड एक मेन आपका सेंट्रलाइज सोर्स नहीं है मॉनेटरी सिस्टम का। उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 हो गई 1931 के बाद, जब बीच में आए, और 71 से पहले पहले अगर चले जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर क्या हुआ कि अलाइड नेशंस बिलीव दैट दे वुड बी अ नीड टू सेट अप न्यू फाइनेंशियल सिस्टम। जब वर्ल्ड वॉर होगी उसके बाद सबने बैठे और उन्होंने सोचा कि भाई एक ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो, और एक जो है ऐसा सिस्टम हो जो गोल्ड जो है एक रिलायबल सोर्स नहीं रहा, तो एक सिस्टम को बनाया। तो उन्होंने सिस्टम बना लिया। वो क्या है, 1944 के अंदर 44 कंट्रीज, जो 44 कंट्रीज उनके डेलीगेट्स जो हैं वो एक ब्रिटन वुड्स न्यू हैम्पशायर के अंदर, जो कि यूके के अंदर है, वहाँ पे एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल मॉनेटरी मैनेजमेंट के ऊपर। तो उसको उसमें क्या चीजें हुई वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा नो हाउ हो जाए कि कैसे ये स्टार्ट हुआ आईएमएफ, और ये किस तरह पूरा फॉरेक्स सिस्टम स्टार्ट हुआ। सो उन्होंने कहा जी अब मेथड ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स होने चाहिए उसके अंदर। यूएस डॉलर को जो था रिप्लेस कर दिया गोल्ड ने, यानी गोल्ड जो है वो स्टैंडर्ड से खत्म हो गया। प्राइमरी करेंसी जो होगी वो दुनिया के अंदर वो यूएस डॉलर कंसिडर होगी। तो अब आप देख लें कि उस वर्ल्ड वॉर के बाद सारी दुनिया के कैसे हुआ कि पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत एक किस्म की मॉनेटरी तौर पे यूएस की, तो यूएस ज्यादा बढ़ता गया और अमीर से अमीर होता गया, क्योंकि स्टैंडर्ड जो था वो यूएस डॉलर हो गया। फिर द क्रिएशन ऑफ 2 इंटरनेशनल एजेंसीज, 2 एजेंसीज उन्होंने क्रिएट की, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ जिसे कहते हैं, जिससे पाकिस्तान हमेशा कर्जे लेता रहता है, और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये 2 बैंक्स उन्होंने 2 एंटिटीज और डेवलप की कि भाई ये भी एक ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए ताकि दुनिया को इसके थ्रू मैनेज किया जाए, इसके थ्रू मॉनिटर किया जाए। अच्छा, अब यहाँ ये तो होगी आपकी ओवरव्यू ऑफ
कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो अब हम लोगों को 1971 के बाद जो गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया, यूएस डॉलर ने आके हुकूमत जनानी शुरू कर दी पूरी दुनिया के ऊपर, और स्टैंडर्ड सिस्टम जो है वो यूएस डॉलर आ गया। अब हमें ये समझना है कि कौन कौन से सेशंस होते हैं इस फॉरेक्स के अंदर। फॉरेक्स में टोटल 4 सेशंस होते हैं। सबसे पहला पैसिफिक का सेशन होता है। फॉरेक्स स्टार्ट्स इट्स वर्किंग आवर्स फ्रॉम द पैसिफिक सेशंस ओपन ऑन मंडे को लोकल टाइम। दिस सेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रादर लो वोलेटिलिटी। वहां पे कम लोग हैं और ज्यादातर जो लोग हैं वो बड़े सुकून से, ये पीसफुल टाइम होता है। ये जो पैसिफिक टाइम आता है यूजुअली ये ऑस्ट्रेलियन मार्केट जो है उसको कहा जाता है, बड़ी स्लो मार्केट होती है वहां पे। फिर साथ ही क्योंकि आपको पता होगा कि सूरज जो है ऑस्ट्रेलियन मार्केट से की तरफ से निकलता है, तो इस वजह से सबसे पहले जो है वहीं से मार्केट स्टार्ट होती है, पैसिफिक सेशन जिसे कहते हैं। फिर आगे आते हैं जापान टोक्यो सेशन स्टार्ट होता है। पैसिफिक सेशन के बाद जो है आपकी एशियन जो है सेशन स्टार्ट होता है, जिसमें करेंसी पेयर्स जैसे कि यूएसडी डॉलर्स है, यूरो है, जापानीज येन है, एयूडी है, अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, आर ट्रेडेड एक्टिवली ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस दौरान ये 4-5 करेंसीज जो हैं वो ज्यादातर डील करती हैं। और मेजरली जो है एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर जो है वो इसके अंदर काम होता है टोक्यो सेशन के अंदर, और जापानीज येन के अंदर। फिर थर्ड सेशन होता है हमारा आपका यूरोप का सेशन जब स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट्स विद फ्रैंकफर्ट, ज्यूरिक, पेरिस, पूरे लंदन का जो सेशन होता है, जो लंदन और न्यूयॉर्क जो है सबसे बड़े सेशंस होते हैं। तो यहाँ पे जो है मोर एक्टिवली सेशंस होते हैं लंदन के अंदर, जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा लोग बाय एंड सेल कर होते हैं बहुत जल्दी जल्दी। तो यूरोपियन जोन जो है वो बड़ी अमाउंट में टर्नओवर्स लेके आता है और बड़े अमाउंट में इसके ऊपर फोकस किया जाता है मार्केट में बाय एंड सेल का। फिर नंबर 4 सेशन, द बिगेस्ट सेशन होता है न्यूयॉर्क सेशन, और सबसे ज्यादा एक्टिव भी यहीं पे होता है क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेडर्स वहीं से हैं। और वहीं पे एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो अमेरिकन सेशन का स्टार्ट होता है, जिसमें यूरोप और न्यूयॉर्क जो है वो दोनों आपस में डील्स वगैरह करते हैं, बाय एंड सेल्स करते हैं चीजों को लेके। और फिर ओवरलैपिंग सेशंस होते हैं। द हाईएस्ट लिक्विडिटी इज व्हेन दीस सेशंस ओवरलैप। सबसे ज्यादा क्या होता है जब एक मार्केट क्लोज होने वाली है तो दूसरी मार्केट ओपन होने वाली है, तो दैट इज लाइक 1400 जीएमटी। उसके टाइम के ऊपर जो लंदन इज प्रिपेयरिंग टू क्लोज एंड ट्रेडर्स आर गेटिंग रेडी टू मूव टू न्यूयॉर्क। तो ऐसा ही होता है। तो उसके हिसाब से जो है सबसे ज्यादा जो है वो ट्रेडिंग की जाती है। उस टाइम पे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है मार्केट, वहां पे बेच रहे होते हैं, वहां पे परचेज कर रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा प्राइस के अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं। थोड़ा मैं आपको इसके ऊपर और बता दूं कि जो अप्रैल से अक्टूबर का टाइम होता है उसके अंदर सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया वो 10 PM ओपन जीएमटी करती है और 7 AM करती है। थोड़ा टाइम लाइन्स आपको पता होना चाहिए। फिर टोक्यो जो है 11 PM जीएमटी और 8 AM जीएमटी पे चलता है। फिर लंदन 7 AM जीएमटी एंड 4 PM जीएमटी, और न्यूयॉर्क 12 PM जीएमटी एंड 9 PM जीएमटी पे क्लोज होता है। और इसी तरह अक्टूबर और अप्रैल से लेके जो है सिडनी 9 PM से 6 AM तक, और टोक्यो 11 PM से 8 AM तक, लंदन 8 से 5 तक, और न्यूयॉर्क 1 से 10 PM तक है। इसके लिए आप इतनी टेंशन नहीं लेंगे, मैं आप लोग एक चार्ट दे दूंगा, आपको पता हो जाएगा कि कैसे होता है आपके एरिया के हिसाब से। ये जीएमटी का आपको अगर समझ नहीं भी आती तो इट्स ओके, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये 4 मार्केट्स हैं जिसमें पूरे दिन में 24 घंटे में मार्केट चलती रहती है कैसे। सो बेस एंड कोड करेंसी क्या होती है, अब इसके ऊपर हम थोड़ा आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं कि बेस करेंसी क्या होती है और कोड करेंसी क्या होती है। In Forex, the base currency represents how much of the code currency is needed for you to get 1 unit of the base currency। यानी कि अगर एग्जांपल मैं आपको दूंगा, यूरो अगर आप हैं और आपने उसको यूएसडी में कन्वर्ट करना, तो कितने यूरो हों उसको कितने यूएसडी में बाय करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी। सो बेस क्या होगी, आपने लेट्स से आपके पास यूरो था और आपने यूएसडी में करना, तो कन्वर्जन करने के लिए आपको जो देना पड़ेगा उसे कहेंगे आपको यूनिट के इक्विवेलेंट करने के लिए कोड करेंसी। तो कोड करेंसी होगी। फॉर एग्जांपल इफ यू लुकिंग एट द यूरो यूएसडी करेंसी पेयर, द यूरो वुड बी द बेस करेंसी, यूरो आपकी बेस करेंसी है, एंड द यूएस डॉलर वुड बी द कोड करेंसी। अब 100 यूरो अगर हो तो आपको 106 यूएसडी मिलेंगे। तो 1.06 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 यूरो के हिसाब से, तो जितने भी आपने यूरो आपके पास है, लेट्स से आपके पास 1000 है, तो ये 1006.76 यूएसडी अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। तो इसी तरह आप जितनी भी करेंसी, आपकी बेस करेंसी जो है उसको आप कन्वर्ट करके कर सकते हैं। जैसे अभी अगर हम यूई की बात करें तो यूई का 1 दिरहम जो है
PKR अप्रोक्सीमेटली 43.20 अप्रोक्सीमेटली आज का रेट। तो इसी तरह हर करेंसी का डिफरेंट होता है। यूएस डॉलर का यहाँ पे स्टैंडर्ड सिस्टम है क्योंकि इनका मॉनेटरी सिस्टम अच्छा है यूएई का। तो $1 इक्वल्स टू 3.67 सदियों से एक ही जैसे चल रहा है, बिकॉज दे आर मैच्योर जो है स्टैंडर्ड सिस्टम्स है इनके पास, अच्छी हैं, इनके मॉनेटरी फंड्स अच्छे हैं। तो इसलिए यहाँ पे महंगाई उस तरह नहीं होती जिस तरह हमारे मुल्क में होती है। सो बेस इज ऑलवेज 1। तो एक यूरो जो है एक होगा तो यूएसडी कितना होगा 1.06 आपको मिलेंगे अगर आपने बाय करना है या सेल करना है। अगर सेल करना है यूएसडी को यूरो में कन्वर्ट करने के लिए तो आपको 1.0676 यूएसडी देने पड़ेंगे यूरो को बाय करने के लिए। अच्छा, व्हाट इज लिवरेज? अब ये ऐसी टर्म्स है जो आपको आगे आने वाले दिनों में जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बेसिक्स जो है वो बता रहा हूँ। In finance, leverage referring to borrowing money to supplement existing funds for investments in such a way that the potential positive or negative outcome is magnified or enhanced. इसका मतलब क्या है मैं आपको बेसिकली आसान ज़बान में समझाता हूँ कि आपके पास एक दिरहम था या ₹1 था, आपको 500 रुपए तक ट्रेड करने की वक़्त दी जाएगी, ठीक है जी। यानी आपने एग्जांपल एक से आपको लिवरेज कर दिया उन्होंने, तो ये फॉरेक्स के अंदर लिवरेज की ऑप्शन बहुत होती है, 1/500, 1/1000, 1/5000, 1/10,000। तो लिवरेज जितना ज्यादा आप लिवरेज करते जाएंगे उतना ज्यादा आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। द मोर लिवरेज द मोर रिस्क, ठीक है, याद रखिएगा। Leverage is vitally important to your trading activities since choosing the incorrect leverage could result in large losses and damage potential profits. तो जितना ज्यादा आप leverage करते जाएंगे उतने ज्यादा आपके losses भी हो सकते हैं और profit को damage भी किया जा सकता है। तो best is आप कम leverage रखें ताकि आप बेहतर तरीके से उसके अंदर परफॉर्म कर सकें, ताकि आपका नुकसान भी कम हो और आपका प्रॉफिट भी ज्यादा गेन हो। द अमाउंट ऑफ लिवरेज ऑन योर अकाउंट पार्टली डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ फंड्स यू नीड टू पुट अप फॉर अ ट्रेड। अगर आपने एग्जांपल आप $100 आपके जेब में है और आप $10,000 की गेम करना चाह रहे हैं या आप उस पर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो एक इलॉजिकल होगी, राइट। आप 1/10,000 जा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, तो अगर $1-2 का भी ऊपर नीचे हुआ रेट, ठीक है, तो आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए द लिवरेज गिव्स द ट्रेडर द एबिलिटी टू ट्रेड लार्जर अमाउंट्स ऑफ करेंसी विद अ स्मॉलर डिपॉजिट अमाउंट। तो आप छोटी अमाउंट से आप लिवरेज के थ्रू ज्यादा बड़ी अमाउंट पे भी खेल सकते हैं। तो फॉरेक्स के अंदर ये एक लिवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1:500, 1:1000, 1:1500 जो भी आपने लिवरेज सेलेक्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर बजट। फॉर एग्जाम्पल विद 200 डिपॉजिट and a leverage of 1/500, this would allow you to trade up to 10,000 worth of currency. अब आपको ये देख ले कि 1/500 टाइम्स आप उसको ट्रेड कर सकते, 10 यानी कि आपके पास $200 है और आप $10,000 तक जो है मल्टीप्लाई करके आप उसमें करेंसी में बाय एंड सेल कर सकते हो। तो ये एक लेवरेज का तरीकेकार है। अब मार्जिन क्या होता है? व्हाट इज मार्जिन? लेवरेज तो समझ आ गया, अब नेक्स्ट पॉइंट है मार्जिन का। So it is necessary amount you need to have in your trading account in order to open relevant transaction. कुछ आपको एक मार्जिन होता है, एक क्या होता है कि आपकी, क्योंकि आप लेवरेज पे जा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो मार्जिन आपके अकाउंट में होना चाहिए ताकि आप उस ट्रेड को बाय एंड सेल अच्छी तरह पोजीशन में लेके जा सकें। फ्री मार्जिन इज अवेलेबल अमाउंट ऑफ मनी विच कैन बी यूज्ड टू ओपन न्यू पोजीशन। यानी कि आपके पास कितना मार्जिन है, लेट्स से आपका $200 था तो आपके पास $60 या $50 का मार्जिन है, इसके अंदर आप खेल जा सकते हैं। तो लेवरेज इक्वल्स टू 1 बाय मार्जिन और मार्जिन इक्वल्स टू 1 बाय लेवरेज। जितना भी आपका लेवरेज होगा उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, वो आपका मार्जिन रह जाता है। तो लेवरेज क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय मार्जिन, कितना मार्जिन है, और मार्जिन क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय लेवरेज, जितना भी आपका लेवरेज। सो 1 डिवाइड बाय 500 अगर आपका तो वो आपका मार्जिन रह जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट इज अ पिप? पिप क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं पॉइंट इन परसेंटेज, ठीक है नी। पिप्स रिलेट टू द स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट, बहुत ही छोटी किस्म की जो मूवमेंट होती है उसे प्राइस मूवमेंट को एनी एक्सचेंज रेट कैन मेक एंड व्हाट वी वुड कंसिडर अ पॉइंट फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड। और पिप्स के ऊपर ही प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है। ऊपर चली गई प्राइस ₹1 थी तो ₹1.05 होगी, तो पिप मूव कर गई, ठीक है। तो a pip is usually the last decimal place of quotation, तो लास्ट नंबर होता है राइट साइड पे आके, वो आपका डेसिमल होता है। मोस्ट पेयर्स गो आउट टू 4 डेसिमल, 4 डेसिमल पोजीशंस के बाद, यानी 1.0000, 4 डेसिमल पॉइंट्स तक कर सकते हैं। बट देयर आर
some exceptions like Japanese yen में क्या होता है, there will be only 2 decimal places, सिर्फ ये जापानीज जेन में है, बाकी सब जो है वो 4 प्लेसेस तक जाती हैं, लेकिन जापानीज जेन जो है वो सिर्फ 2 प्लेसेस तक जाती है। सो एक्सेप्शंस इंक्लूड जापानीज जेन जो है वो और HUF सेकंड डेसिमल तक जाती हैं, 2 करेंसीज, और CZK जो है चेक रिपब्लिक की है, थर्ड डेसिमल तक 0.01 तक। There are brokers that quote currency beyond the standard of 4 and 2 डेसिमल प्लेस। कोई ऐसे जो है ब्रोकर्स भी मौजूद हैं जो कि 4 या 2 से ज्यादा कर सकते हैं, 5 या 3 भी कर सकते हैं डेसिमल प्लेसेस। सो दे आर कोटिंग फ्रैक्शनल पिप्स, आल्सो कॉल्ड पिपेट्स। तो छोटे, उससे भी छोटे कर देते हैं उसको, और डिवीजन कर देते हैं, तो उसे पिपेट्स भी कहते हैं। तो वो कुछ ब्रोकर्स हैं, वो भी ऑप्शन आप लोगों को उस चीज की देते हैं। तो व्हाट इज अ बिड प्राइस? अब नेक्स्ट, अब हम लोगों ने लेवरेज समझ लिया, हम लोगों ने मार्जिन समझ लिया, अब हम लोगों ने जो है पिप समझ लिया। अब आती बिड और आस्क। बिड और आस्क क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो बिड रिप्रेजेंट्स द प्राइस एट विच अ ट्रेडर कैन सेल द बेस करेंसी शोन टू द लेफ्ट इन अ करेंसी पेयर। जो लेफ्ट साइड पे होती है हमेशा, वो बिड प्राइस होगी, उसके ऊपर कौन सी करेंसी के ऊपर मुताबिक वो बेचना चाह रहा है। तो इन कोट एग्जांपल USD जापानीज येन, अगर मुझे USD जापानीज येन का करना है तो बेस करेंसी क्या है मेरी? USD। तो बिड प्राइस क्या है? 113.67, मीनिंग यू कैन सेल $1 फॉर 113.67 जापानीज येन। ये समझ आ गई आपको? यानी $1 लेने के लिए आपको 113.67 जापानीज येन देने पड़ेंगे। तो बेस वैल्यू हमारी क्या थी? USD, और हम क्या परचेज करना चाहते हैं? जापानीज येन के थ्रू उसको कर लेते हैं। तो सेल करने के लिए यू नीड टू डू दिस थिंग। अब आस्क क्या होता है? आस्क रिप्रेजेंट्स द प्राइस एट विच ट्रेडर कैन बाय द बेस करेंसी। अब पहले सेल करे थे, वो होती है बिड। अब आस्क, मैं आस्क कर रहा हूँ, मुझे ऑफर क्या है कि मैं इस पे बाय करना चाह रहा हूँ, वो क्या होगी? तो ये भी लेफ्ट साइड पे ही होगी हमेशा। फॉर एग्जाम्पल USD CHF जो कि स्विस फ्रैंक है, 0.9997/99, यानी कि विद इन दिस रेंज जो है वो बेस करेंसी के मुताबिक जो है मैक्सिमम जो है वो 0.9999 मैं स्विस फ्रैंक दूंगा, और मुझे $1 दे दो, ठीक है? मीनिंग यू कैन बाय $1 फॉर 0.99999 दिस थिंग। तो सेल जो है वो थोड़ा लेफ्ट साइड वाली लिमिट आती है, और बाय में राइट साइड वाली लिमिट आती है। So the difference between these two is called spread. Spread क्या हुआ? 6.7 और 6.9 के दरमियान जो चीज है उसे कहते हैं spread, या 0.9997 और 99 के दरमियान जो है उसे कहते हैं spread। ये 2 या 3 मिनिमम जो है पॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर ये ऊपर नीचे ट्रांजेक्शंस करते हैं, और ये ब्रोकर जो है उसको ट्रांजेक्शन को कमीशन होती है, ब्रोकर की कमीशन होती है इसके अंदर। तो जो भी ब्रोकर होगा वैसी कमीशन के अंदर घेरा होता है, 1-2 पॉइंट्स के अंदर ही। अच्छा जी, अब हमें आस्क की समझ आ गई, अब हमें बिड की समझ आ गई। अब हमारी अगली पॉइंट आता है, व्हाट इज द लॉट? लॉट क्या होता है? ठीक है जी। लॉट इज द वे टू मेजर द पोजीशन साइज और अ वॉल्यूम ऑफ अ ट्रेड। अब वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम पे आपने ट्रेड खोलनी है? 0.01, 0.20, या जो भी आपने ट्रेड खोलनी है उसके लिए क्या लॉट साइज हो? स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? 100,000। So cause and approximately $10 per pip gain or loss। तो जितना भी अगर आपने एक 1 स्टैंडर्ड साइज खोला तो आपको डॉलर पर पिप के ऊपर आपको $10 प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। दोनों चीजें आपने ज़हन में रखनी है। So the more bigger the lot size, the more risk you are going to take। प्रॉफिट भी उसी हिसाब से आएगा और रिस्क भी उसी हिसाब से आएगा, तो ये ज़हन में रखिए। फिर मिनी लॉट साइज क्या होती है? जो कि 10,000 के अप्रोक्सीमेटली होती है, वो $1 पर पिप गेन होती है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस $1 के इक्विवेलेंट होता है। और फिर सबसे माइक्रो लॉट साइज होती है जो बहुत ही छोटी होती है, उसमें आपको 0.1 पर पिप गेन और लॉस होता है। तो ये जो छोटे अकाउंट्स होते हैं वो माइक्रो और मिनी के दरमियान खेलते हैं ताकि उसमें रहे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि जो भी $100 से लेके $5,000 तक जो अकाउंट है, छोटे अकाउंट्स जो हैं, वो इस मिनी और माइक्रो के दरमियान में जाए, बड़े अकाउंट्स में ना जाए, क्योंकि फिर आप लोगों को लॉस करने का चांस भी, अगर आपकी गलती होगी तो लॉस भी हो सकता है इसमें, क्योंकि ये एक बड़ी वॉलेटाइल मार्केट है। ठीक है जी। सो द न्यू वे इज कीप काम एंड प्ले द लॉन्ग गेम। हमेशा ये मैं पहले दिन से लेके आज तक यही बताता रहा हूँ कि कोई भी आप चीज में जाएं, हमेशा लॉन्ग टर्म पे जाएं, लॉन्ग टर्म पे फोकस करें, सारी जिंदगी कर सकें। एक ही दफा जो है रातों रात अमीर होने के ख्वाब ना देखिएगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सीखें, अपनी कमांड हासिल करें, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से सब कुछ आता है, लर्निंग करने से सब कुछ आता है, एंड देन यू विल बी एबल टू मूव इट फॉरवर्ड। और फिर आप
बड़े बड़े जो है गेन्स भी इसमें ले सकेंगे एंड यू विल बी एबल टू हैंडल मच बेटर पोजीशन। सो दैट वाज द एंड ऑफ द डे। और अगर आप लोगों ने फ्री सिग्नल्स चाहते हैं और थोड़ी सी ट्रेनिंग्स वगैरह चाहते हैं तो डाउन द लिंक मैंने एक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पे मैं कुछ सिग्नल्स वगैरह देता रहता हूँ। और एक अगर आप ब्रोकर वर्क अकाउंट चाहते हैं तो ये नीचे दिए हुए ब्रोकर अकाउंट्स को भी आप क्लिक कर सकते हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी टीम में आ सकते हैं एंड देन आई विल बी गाइडिंग यू पीपल ऑन द सेम हाउ टू डू A to Z फॉर दी फॉरेक्स। थैंक यू वेरी मच और होप करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मेरी तरफ से वीआर कॉमर्स की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और उम्मीद करता हूँ कि ये कोरोना वायरस की वबा से हमारी जान जल्दी छूटेगी और हम आगे से आगे और ग्रो करेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा, और आने वाले दिनों में हम आपके साथ और कुछ नई जबरदस्त किस्म की जो है ट्रेनिंग्स ला रहे हैं, जिसमें यू विल बी एबल टू लर्न मच मोर बेटर, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दिखाऊंगा ऑनलाइन आके। ओके जी, दुआ में याद रखें 2020 को, और आप सबको मेरा खुदा हाफिज।